नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में आयोजित वन विभाग और तकनीकी विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत भी की। सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून पर भी टिप्पणी की और कहा कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वही इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। साथ ही सिफारिश का विरोध करने पर जोर दिया। और जब उनके माता पिता मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बेटे का ये आपका जो नकल विरोधी कानून जब से लागू हुआ तब से हमारे बच्चों का सिलेक्शन होने का रास्ता खुल पाया। और हमने, आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव आया है। आप लोगों को किसी से ये कहने नहीं जाना पड़ा होगा कि मेरी सिफारिश लगा दीजिए। कोई गया तो नहीं ना? बिना सिफारिश की नौकरी लगी है ना आपकी? बताइए, जो पहले होता था उसमें बदलाव आपने महसूस किया कि नहीं किया? आप लोग तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो पढ़ने लिखने वाले हैं वही सब सिलेक्ट होके आए हैं। पहले की सरकारों के समय में भी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति तक लंबा समय लग जाता था। अब आपकी नियुक्ति तो हो गई जल्दी, भर्ती प्रक्रिया भी हो गई। हाँ, थोड़ा सा इसमें जरूर विलंब हो गया होगा कि आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा और पहले हो जाता, लेकिन व्यस्तता के कारण से हो नहीं पाया। मेरा मन था अभी कि मैं जितने भी लोग यहाँ सभागार में आए हैं सबको अपने हाथ से प्रमाण पत्र, सबको नियुक्ति पत्र दूं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। 21 फरवरी को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी बैठक। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी बैठक। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी। 21 फरवरी को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। 21 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी बैठक। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो आगामी 21 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। विश्वकर्मा भवन में सचिवालय की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इक्कीस फरवरी को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। और इसी बीच देहरादून से अगली खबर सामने आ रही है। कल धामी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। सुबह 9 बजे स्टेट प्लेन से कैबिनेट होगी रवाना। देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी। कल धामी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। सुबह 9 बजे स्टेट प्लेन से कैबिनेट होगी रवाना। कैबिनेट के मंत्री भी होंगे रवाना। तो कल सुबह 9 बजे स्टेट प्लेन से पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के तमाम मंत्री और कैबिनेट अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना होगी। सुबह 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सीएम धामी के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। अगली खबर कालाडूंगी से है, जहां विधानसभा के नगर पंचायत सभागार में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आने वाले समय में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बूथ व मंडल स्तर पर घर घर जाकर हर व्यक्ति से संपर्क करना होगा और केंद्र और राज्य सरकार के किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देनी होगी। वहीं कार्यशाला में कालाडूंगी विधायक भगत और जिला मंत्री रंजन परमती ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत इस बार लोकसभा चुनाव में नजर आएगी। बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतेगी। आज का कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन होना है हमारा एक बड़ा, तो उन लाभार्थियों से संपर्क करना है। पूरे केंद्र से लिस्ट आई है कि किस बूथ में कितने लोगों को क्या क्या लाभ मिला है। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना है, उनका बयान लेना है, उनसे संपर्क करना है और उसके लिए ये सब रचना की बैठक है। और साथ में पीछे मन की बात आने वाली है 25 तारीख को। मन की बात ठीक से हो, सब स्थानों पर हो, 100% मन की बात हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। इसी के लिए
राजधानी देहरादून के ऋषिप्रणा सभागार में हर सोमवार की तरह आज भी जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में करीब 100 शिकायतें सामने आई। ज्यादातर शिकायत जमीन विवाद, बिजली पानी, घरेलू विवाद से जुड़ी हुई थी। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सौ के करीबन हमारे पास शिकायतें आई हैं और हर बार की तरह अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। बिजली, पानी, स्कूल, आपदा, लैंड से रिलेटेड इश्यूज़, हर तरह की शिकायतें आई हैं और इसी के क्रम में सभी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उनका निस्तारण करें अपने स्तर से। खबर देहरादून से है, जहां 83 रिटायर्ड आईएएस कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजा गया है। पत्र में उन्होंने वनभूलपुरा हिंसा की कड़ी निंदा की है और प्रशासन की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया है। उन्होंने घटना के बाद अगले 8 दिनों तक लगे कर्फ्यू को गलत बताया है। साथ ही साथ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की है। घटना पर प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि भेजे गए पत्र में 83 रिटायर्ड आईएएस के नाम शामिल हैं, जिन्होंने लव जिहाद मामले में भी 2 बार ऐसे ही पत्र लिखे थे। मसूरी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मसूरी में हल्की बारिश के साथ ही साथ तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक बार फिर लोगों में ठंड का एहसास भी देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंड के मौसम का आनंद ले रहे हैं। मसूरी में हुई बारिश और तापमान की गिरावट होने के बाद एक बार फिर से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। खबर चमोली से है, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली एक बार फिर से बर्फ की चादर से ढक गया है। तो आप देख पा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर चमोली और दूसरी तस्वीर मसूरी की है। किस तरह से खूबसूरत वादियों में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी इलाके आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से बर्फबारी की शुरुआत पहाड़ी इलाकों में हो चुकी है। चमोली और मसूरी की ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसके बाद खबर देहरादून से है। देहरादून के निरंजनपुर मंडी में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले धरने के लिए पहुंचे किसानों को मंडी के गेट पर पुलिस बल ने रोक लिया। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि सेब के आढ़तियों के ब्याज समेत करीब 3.38 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए और मंडी समिति के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए। साथ ही किसानों ने मंडी समिति के सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 24 घंटे तक मांग पूरी करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि धरने के लिए पहुंचे किसान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, जिससे उनका आंदोलन लंबा चल सके। भाई हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमारा तो पैसा है, पैसा लेने आए हुए हैं। हमारे सेब के बागान किसानों का जो है पैसा है, जो 3 साल से रुका पड़ा, ये आजकल कर रहे, दे नहीं रहे। हम पैसा लेने आए हैं, बस पैसा मिल जाए बात खत्म है। हमारा और कोई मांग है ना, कोई ज्ञान है, कुछ नहीं है। हम पैसा लेके जाएंगे, पैसे के लिए बैठे हुए हैं। सरकार तो निकम्मी सरकार हो रही है, अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है। सरकार की नाक के नीचे सब हो रहा है और उसे दिखाई नहीं दे रहा। सरकार के सचिव बैठे हैं, उनकी बिजली भगत से सारा काम। देखिए, किसान की जैसी नीलामी होती है लगभग 24 घंटे के भीतर भुगतान हो जाता। हमारे पास ऐसा कोई मैटर, ये हमारे में खुद बता रहा हूँ कि 18 साल के कैरियर में मेरे पास पहला ऐसा मैटर है जिसमें ये आया, और वो भी चेक है 2010 के, 2016 के, 2017 के। आप उसी किसान के पास क्यों, उसी व्यापारी पे क्यों ले जा रहे हैं? जब आपको पता है कि डिफॉल्टर है या आपका भुगतान नहीं, फिर आप उसे कैश ले रहे हैं, चेक रोके रख रखे हैं, तो आपको आना चाहिए था ना हमारे पास। किसान की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे पास शिकायत लेकर आए कि भाई इसने मेरा नहीं दिया। अगर 2017 में हमारे पास आ जाता तो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। अब कोई सपोजली किसी व्यापारी पे कोई
चल रहा हो, मान लो XYZ कोई व्यापारी है, भुगतान नहीं आ रहा, अब वो 2030 में हमारे पास आ जाता है, तो फिर क्या हो, उस समय तो अब 2030 में क्या पड़े, तब आप कहेंगे उस समय क्यों नहीं आया, आज आए ना, जिस समय पीड़ित है उसी समय आना चाहिए ना। मंडी समिति का हम लोग तो 24 घंटे किसानों के लिए, हमारा विभाग 24 घंटे खुला रहता है। हमारा पुलिस और मंडी, मुझे लगता है ऐसे दो विभाग हैं जो 24 घंटे किसानों के लिए खुले रहते हैं। हम लोग हमेशा भारतीय किसान यूनियन आज देहरादून की मंडी पहुंची है और यहां पर उन्होंने अनिश्चित काल के लिए जो धरना है वो उसकी शुरुआत कर दी है। मांग यही है कि जो सेब के आढ़ती है उनका जो करोड़ों रुपए का बकाया है उन्हें वो वापस मिले, और साथ साथ जो भ्रष्टाचार मंडियों में हो रहा है उसे बंद किया जाए। और इसी के तहत भारतीय किसान यूनियन की वेलफेयर फाउंडेशन यहाँ पर पहुँची है और इसके अध्यक्ष यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे साफ तौर पर। उनके द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अगर जब तक पैसा वापस नहीं आएगा, जब तक हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। और सभी जो विभागीय अधिकारी हैं उन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जितनी भी संस्थान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चूल्हा और साथ साथ बर्तन भी लाए गए हैं। इसकी तैयारी पहले से की गई है कि अगर जब तक उनका बकाया वापस नहीं होगा तो जब तक किसान यहीं पर बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के हालात है किसानों के, जो किसान कूच कर रहे हैं, वहीं अब उत्तराखंड के देहरादून में ये सब देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जो मुख्य मंडी है वहाँ पर किसान पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो खाद्य पूर्ति है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और मांग ये है कि उनका जो बकाया पैसा है वो जल्द से वापस मिले। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तोमर गुट को अलविदा कह दिया है और भारतीय किसान यूनियन गुट पटेल का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। तोमर गुट के कई पदाधिकारियों ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के प्रदेश महासचिव ने संगठन के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया, संगठन के उच्च पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते, कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत पड़ने पर उनसे किनारा कर लिया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो तोमर जो ग्रुप था उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी यहाँ पर इतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने अपनी आवाज़ को बुलंद और मजबूत, जो यहाँ के नेता हैं चौधरी किरत सिंह जी भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, और हम उनकी पार्टी में पटेल, भारतीय किसान यूनियन पटेल में शामिल हो रहे हैं। देखो जी, हमने आज कम से कम 5 महीने से किसान यूनियन तोमर के साथ जुड़े हुए थे और अभी तक हमारा ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि किसान यूनियन से हम सहमत हों। इसलिए हम भारतीय किसान यूनियन पटेल किरत सिंह चौधरी के यहाँ पे हम जाना। देखिए, हमें काफ़ी लंबा समय हो गया किसान यूनियन तोमर में कार्य करते हुए। आज हमें ऐसा महसूस हुआ है कि उस संगठन में हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है और हमें कहीं उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमने जो यहाँ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं चौधरी किरत सिंह, उनकी भारतीय किसान यूनियन पटेल है, उसमें निर्णय लिया है हमारे पूरे मजदूर मोर्चे ने जो तोमर का था छोड़कर उसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और अड़ियल भी हैं, और जिस मांग को लेकर, जिस बात को लेकर वो किसी भी विषय पर आज तक आगे बढ़े हैं उसमें वे सक्षम हुए हैं। इसलिए हमने सभी ने निर्णय लिया है कि हम इस क्षेत्र के भीष्म पितामह कहे जाने वाले चौधरी किरत सिंह की साथ में रहेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां लोकसभा चुनाव के मध्य नजर पुलिस जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन किया जा रहा है, जिसमें कोटद्वार पुलिस ने 3 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले में सभी अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जसपुर की कालू सैयद मजार अक्सर विवादों में घिरी रहती है। पहले भी इस मजार पर कई बार विवाद हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में वक्फ बोर्ड के आदेशों के बाद पुराने मौलवी
से चार्ज हटाकर नई समिति को इस मजार की देखरेख के लिए चार्ज दिया गया है। वहीं आज मजार पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया है कि वक्फ बोर्ड के आदेशों के बाद उपजिलाधिकारी के आदेश मिले हैं। जो पुराने मौलवी हैं उनका चार्ज हटाकर शाहिद हुसैन को चार्ज दिया जाना है, जिस क्रम में आज वहां पहुंचकर चार्ज दिया गया, जिसमें निर्वर्तमान अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचे। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में उनके जाने वालों के साथ मौजूदगी दर्ज कर चार्ज दिया गया। मैं वक्फ बोर्ड तथा उपजिलाधिकारी महोदय की तरफ से आदेश मिले थे कि जो पुराने वहाँ पर मौलवी हैं उनका चार्ज हटाकर शाहिद हुसैन को दिया जाना है, और जिसके क्रम में आज हमारे द्वारा वहाँ पर पहुँचकर उन्हें चार्ज हस्तगत किया गया, जिसमें जो निर्वर्तमान अध्यक्ष थे समिति के वो वहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र वहाँ पर मौजूद थे। तो सभी लोगों की मौजूदगी में वहाँ पर एक चार्ज जो है वो हस्तगत किया गया है। अगली खबर मसूरी से है, जहां पुलिस ने किटी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि किटी संचालिका बबीता नौटियाल 2020 में किटी के नाम पर लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी कर फरार हो गई, जिसके बाद लोगों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने 13.38 एनआईए एक्ट 138 एनआईए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और किटी संचालिका की तलाश शुरू कर दी है। टीम गठित कर किटी संचालिका को देहरादून के एक गेस्ट हाउस में गिरफ्तार किया गया और महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जी, दरअसल ये बबीता नौटियाल जो काफ़ी सालों से फरार चल रही थी, जिसके खिलाफ वारंट भी जारी हो रखे थे, जो कई साल पहले लंडौर क्षेत्र में किटी संचालिका के तौर पर काम करती थी। वो काफ़ी लोगों के साथ ठगी करके करोड़ों रुपए इसने लोगों के साथ ठग करके ये फरार हो गई थी, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय सीजीएम कोर्ट देहरादून भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस नए मतदाताओं पर रहेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाए, इस पर पूरी तरह से फोकस रहेगा, क्योंकि नया मतदाता चुनाव के जरिए लोकतंत्र को नई दिशा देने का काम करता है। ठीक बात है, जो हमारा नया मतदाता है, स्टेट में हो या देश के हो, उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए कार्यक्रम, उनके साथ संवाद, उनके साथ कम्युनिकेशन, हमारी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स नए मतदाताओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसका जो है कंसेप्ट है, उसको लेके उनसे लगातार जो है बातचीत करना, अपने कार्यक्रमों में लाना, ये फोकस है। और निश्चित रूप में नया मतदाता जो है वो चुनाव को एक दिशा देता है। वो बड़ा ही ये कह लीजिए टर्निंग पॉइंट नया मतदाता, ये जो हमारा 18 साल से लेकर और जो 21 साल वाला है या 25 साल वाला है, ये एक तो उत्साही होता है। लोकसभा चुनाव से पहले भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर उत्तराखंड में जगह जगह स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों का समर्थन भी मिल रहा है। स्वाभिमान रैली के माध्यम से मूल निवास 1950 लागू करने और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। कानून देखिए, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, असम और इसके अलावा भी देश में जो छोटे राज्य हैं या और भी कहीं राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, ऐसे ही लगभग नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल और जम्मू और कश्मीर जैसी परिस्थितियां जोग्राफिकली, आपका कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, रीति रिवाज, खान पान, बोली भाषा, रहन सहन, एक अलग संस्कृति है। हम लोगों की संख्या अगर 140 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड के जो कल्चरली आइडेंटिफाइड अलग लोग हैं, उनकी संख्या बहुत सीमित है।
देहरादून में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश के वित्तीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक देहरादून में बजट होने की जानकारी दी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह विधानसभा में अभिभाषण देंगे, जिसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, जिसके बाद विधानसभा का एजेंडा सेट करके बजट पेश किया जाएगा। पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराए जाने की मांग रखी थी, जिसके बाद सभी विभाग अपनी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस बार सभी वर्गों के लिए संतुलित बजट लाया जाएगा। आप जानते हैं कि लगातार संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए है। इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सकें और निश्चित रूप से अनेकों चीज़ों पे हम लोग उसमें फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे। देहरादून में कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों पर रोक लगाने को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। बता दें कि कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी पर विपक्ष के उत्पीड़न का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जाने की अपील की सलाह दी है। जुगरान ने कहा है कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज आयकर विभाग ने किया है, न कि केंद्र और राज्य सरकार ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी कमियों को छुपाने के लिए बीजेपी पर अनियंत्रित आरोप लगा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी ने तो फ्रीज नहीं किया है ना, और इनकम टैक्स विभाग ने अपना जो भी कार्रवाई करी होगी वो आईटी डिपार्टमेंट ने करी होगी, और अगर उनको लग रहा है कि लंबे समय से ये लंबित है मामला, तो उनको जब डिपार्टमेंट कोई अगर गड़बड़ कर दे जाने अनजाने में या उनके हिसाब से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भी, तो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वो जो है अपने आप स्वयं चीजों को परस्यू नहीं कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरीज लगाई थी, कुछ प्रश्न खड़े किए थे, तो उनका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना है, भाजपा तो नहीं जाएगी वहां जवाब देने। तो मिथ्या आरोप है, निराधार हैं, खाली भारत सरकार में भारत सरकार ही काम नहीं कर रही, इतनी एजेंसीज काम करती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।